Hello class, today we will do chapter 6, Elements of Weather and Climate. So in this chapter we are going to learn about weather and climate and also the elements of weather and climate. So let's start with the chapter. The terms weather and climate are often interchanged. However, these are two different terms which have different meanings. तो वेदर और क्लाइमेट कई बार हम मिक्स कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं. वेदर की जगह क्लाइमेट वर्ड यूज़ करते हैं, क्लाइमेट की जगह वेदर यूज़ करते हैं, पर ये बिल्कुल गलत है. वेदर और क्लाइमेट अपने आप में बिल्कुल दो अलग चीज़ें हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि वेदर क्या होता है. The condition of the atmosphere at a particular area over a short period of time is known as weather. तो वेदर होता है जो एक पर्टिकुलर एरिया में थोड़े थोड़े टाइम बाद चेंज होने वाली मौसम की कंडीशन होती है, उसको हम बोलते हैं वेदर. We generally refer to weather as hot, cold, rainy, stormy, windy, slurty, clear, overcast, bright or sunny. वेदर इज़ नॉट कांस्टेंट. वेदर कांस्टेंट नहीं रहता है. आप देखिए एक ही दिन में कितनी बार टेम्परेचर चेंज होता है. सुबह के टाइम हल्की ठंडी मिलेगी आपको, फिर जैसे जैसे दोपहर पास आती जाएगी वैसे वैसे थोड़ा सा गर्मी होती जाएगी, शाम होने तक गर्मी रहेगी और शाम होने से दोबारा सुबह तक आपको सर्दी महसूस होगी. तो वेदर इज़ नॉट अ कांस्टेंट टर्म. ओके, वेदर हमेशा चेंज होता रहता है. It is ever changing. It can change from place to place or from time to time in a short span of time. For example, one town of a region may have a clear sky while the other town may have an overcast sky. Or today might be a bright day but tomorrow it may rain. तो वेदर ये भी है कि भाई आप एक स्टेट में हो, आप एक एरिया में हो, पर एक टाउन में आपको बारिश मिलेगी और दूसरे टाउन में हो सकता है आपको क्लियर मौसम मिले. ठीक है, तो थोड़े थोड़े समय पर या थोड़ी थोड़ी ही दूरी पर जो मौसम चेंज होता है उसको हम बोलते हैं वेदर. अब हम बात करते हैं क्लाइमेट की. द एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ अ लार्ज एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज क्लाइमेट. द टाइम पीरियड कुड बी 20 to 30 years. तो एक जो टाइम पीरियड होता है जिसमें हमें पता है, जैसे कि हम बात करें गर्मियाँ, तो गर्मियाँ पूरे दिन में अगर हम देखें तो देखो कभी कम गर्मी होगी, कभी ज़्यादा गर्मी होगी, कभी थोड़ा सा ठंडक हो जाएगी, तो कभी बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी. एक तो ये कंडीशन है. पर अगर हम ये बोलें कि ये मौसम कैसा है, मौसम क्या चल रहा है, तो आप क्या बोलोगे, नहीं ये गर्मियाँ चल रही हैं या फिर ये सर्दियाँ चल रही हैं, है ना. मानसून चल रहा है. अब मानसून का मतलब, रेनी सीजन का मतलब ये तो है नहीं कि पूरे दिन 24 घंटे हर समय बारिश हो, 2 महीने 3 महीने, ऐसा ज़रूरी नहीं है. पर वो मौसम, वो जो पूरा टाइम पीरियड है, वो आप क्या बोलोगे, एक पर्टिकुलर क्लाइमेट, तो उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट. The climate of a place remains constant for a long time and it does not. Like the weather. For example, when we refer to India's climate, we say India has a tropical monsoon climate. तो जैसे अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो हमारा इंडिया का जो क्लाइमेट है, दिस इज ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट. Whereas when we talk about the climate of Vancouver, we say Vancouver has a moderate oceanic climate and the Antarctica has a polar climate. Climate of a place determines the lifestyle of its people. इसके अलावा जो क्लाइमेट है वो लोगों के जीने के तरीके पर भी असर डालता है. It also influences the type of clothes they wear, the kind of house they live in, and the food they eat. The crops grown in places with varying climate are different. The flora and fauna found in areas experiencing different climates is also different. तो क्लाइमेट रहने सहने पर भी असर डालता है. आप किस तरह के घर में रहते हैं इस पर भी असर डालता है. आप क्या पहनते हैं इस पर भी असर डालता है. आप क्या खाते हैं इसको भी चेंज कर देता है. इसके अलावा वहाँ का वेजिटेशन कैसा होगा, कैसे प्लांट ग्रो करेंगे उस एरिया में, इस पर भी फ़र्क डालता है. और वहाँ के एनिमल्स कैसे होंगे इसको भी चेंज कर देता है. तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट. There are a number of factors that affect the weather and climate of a place. These are atmospheric temperature, pressure, winds, humidity, precipitation,
सनशाइन एंड क्लाउडीनेस। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे वहाँ पर्टिकुलर जगह का क्लाइमेट और वेदर चेंज होता है। इसमें से कुछ है आपके एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, प्रेशर कैसा है वहाँ पर, विंड कैसी चलती है, ह्यूमिडिटी कितनी है, प्रेसिपिटेशन कैसा है, सूरज कितना निकलता है, बादल कितने छाए रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर किस तरीके से वेदर और क्लाइमेट को चेंज करता है, उस पर असर डालता है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर रेफर्स टू हाउ हॉट और कोल्ड द एयर इज एट अ प्लेस। तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से फर्क पड़ेगा कि वहाँ की जो हवा है वो कितनी गर्म है और कितनी सर्द है। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी। हीट एनर्जी इज कंटिन्यूअली रेडिएटेड बाय द सन। दिस इज नोन एज सोलर रेडिएशन। हम सबको पता है कि अर्थ पर रोशनी का, हीट का जो एक सोर्स है वो सन है। सन लगातार अपनी रेडिएशंस छोड़ता रहता है, अपनी गर्मी रिलीज करता रहता है, उसको हम बोलते हैं सोलर रेडिएशन। द अर्थ इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द सन एंड इज वेरी फार अवे, therefore it receives only a part of the solar radiation. The amount of solar energy received by the earth is also called insolation. तो हमारी जो अर्थ है वो सूरज से बहुत छोटी है और काफ़ी दूर है उससे, फिर भी जो 1% है, 1% जो हीट है वो सूरज हमें देता रहता है, हमारी अर्थ को देता रहता है। जो रिसीव होती है सोलर एनर्जी उसको हम बोलते हैं इंसोलेशन। The amount of insolation that reaches the Earth's surface depends upon the inclination of the sun's rays and the duration of daylight. तो कितनी गर्मी आएगी ये डिपेंड करेगा कि एक तो सूरज की रोशनी सीधी पड़ रही है, भाई देखो ये हमारी अर्थ है, ये सूरज हो गया। अब यहाँ से अगर ऐसे पड़ेगी तो देखो टेढ़ी रोशनी पड़ रही है, पर अगर ऐसे पड़ेगी तो सीधी पड़ेगी, है ना, ये देखो। तो एक तो फर्क पड़ेगा, तो कितनी सूरज की रोशनी किस तरीके से पड़ रही है, एक तो इससे फ़र्क पड़ेगा वहाँ के टेम्परेचर पे। भाई सीधी रोशनी पड़ रही है तो ज़्यादा गर्मी, टेढ़ी रोशनी पड़ रही है, इंक्लिनेशन हो रहा है, ठीक है, डायरेक्ट रेज नहीं है, तो कम गर्मी होगी। द अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम सोलर रेडिएशन ड्यूरिंग द डे। अब ये तो अब ऑब्वियस सी बात है कि हमारी अर्थ पर सबसे ज़्यादा जो रोशनी आती है, जो सोलर रेडिएशंस आती हैं वो दिन में आती हैं। हमारी अर्थ को इसलिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया हीट जोन्स के बेसिस पे। ओके, सो फर्स्ट इज टॉरिड जोन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है क्योंकि यहाँ पर सूरज की सीधी रोशनी आती है। दूसरा है टेम्परेट जोन, जहाँ पर टेढ़ी रोशनी जाती है, यानी कि ऐसे करके रेज जाती हैं, जिससे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी। उसके बाद है हमारा फ्रिजिड जोन, ये है हमारे फ्रिजिड जोन, जहाँ पर सूरज की रेडिएशंस बहुत कम जाती हैं, बहुत कम रेडिएशंस पहुँचती हैं और यहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद ऑल दीज 3 heat zones. According to the amount of insolation received, the earth has been divided into 3 heat zones: torrid zone, temperate zone and frigid zone. Factors controlling temperature. अब सबसे पहले फैक्टर क्या होगा, लैटीट्यूड, यानी कि आप कितने ज़्यादा इक्वेटर के पास हैं और कितने ज़्यादा इक्वेटर से दूर हैं। टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस डिपेंड्स अपॉन द लैटीट्यूड ऑफ अ प्लेस। प्लेसेस क्लोजर टू द इक्वेटर आर हॉटर एज कंपेयर टू द प्लेसेस अवे फ्रॉम द इक्वेटर। तो देखिए ज़रा, ये है हमारी इक्वेटर, ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेटर। अब इस इक्वेटर पर के पास आप जितने पास जाते जाओगे उतनी ही ज़्यादा गर्मी बढ़ती जाएगी। देखो, इक्वेटर के जितना पास जाते जाओगे गर्मी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, इक्वेटर से जितना दूर जाते जाओगे वैसे वैसे गर्मी कम होती जाएगी। दिस इज बिकॉज द इक्वेटर एंड द प्लेसेस नियर द इक्वेटर रिसीव द वर्टिकल रेज ऑफ द सन, whereas the places away from the equator receive the slanting rays of the sun due to the curvature of the earth. ये क्यों होता है, देखो मैंने आपको 2 तरीके से बताया रेज के, एक तो सीधी रेज पड़ती है, बिल्कुल सीधी रोशनी पड़ती है। आप भी बताइए, आपकी आंखों पे अगर सीधी रोशनी पड़े, है ना, तो कितना फ्लैश महसूस होता है ना, गर्मी सी महसूस होती है। तो जब सीधी रोशनी पड़ेगी इक्वेटर पर, सीधी रेडिएशंस आएंगी तो गर्मी ज़्यादा होगी। जबकि टेम्परेट जोन, यानी कि जो ऊपर वाला जोन है, जो नीचे वाला जोन है टेम्परेट जोन, वहाँ पर स्लैंटिंग रेज पड़ती हैं, जिससे कि टेम्परेचर कम रहता है। द वर्टिकल रेज आर कंसंट्रेटेड ओवर अ स्मॉलर एरिया।
Therefore they heat up the earth more as compared with the slanting rays. ना ऑल्टीट्यूड का मतलब कि आप कितनी ऊंचाई पर हैं, सी लेवल से कितनी ऊंचाई पर हैं। जैसे कि हिली एरियाज़ की अगर हम बात करें, हिली एरियाज़ मतलब ऊंचे एरियाज़, जब आप उन ऊंचे एरियाज़ में जाते हैं तो क्या होता है, सर्दी बढ़ती चली जाती है। जितनी हाइट पर जाते जाओगे उतनी ज़्यादा सर्दी बढ़ती चली जाएगी। द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इट्स ऑल्टीट्यूड। तो टेम्परेचर कम होता जाता है, जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर आपका कम हो जाएगा। The layer of the atmosphere closer to the Earth's surface is dense and contains water vapor and dust particles, which absorb more heat. As we move to higher altitudes, the layer of the Earth is less dense, contains lesser amount of water vapor and dust particles, and hence absorbs less heat. This is why hill stations are cooler than plains. आप बोलोगे मैम ऐसा क्यों होता है कि ऊंचाई पर जाकर सर्दी लगती है और अगर आप मैदानी क्षेत्र में आ जाए हैं तो गर्मी महसूस होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो मैदानी क्षेत्र होते हैं, जितना नीचे की तरफ एरिया होगा वो उतना ही ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके पास होगा, एटमॉस्फेयर के अंदर होगा, मेन एटमॉस्फेयर के अंदर होगा, यानी अर्थ के सरफेस के पास होगा। अर्थ का सरफेस पर बहुत ज़्यादा आपको एटमॉस्फेरिक गैसेस मिलेंगी, वाटर वेपर मिलेंगे, डस्ट पार्टिकल्स मिलेंगे। ये डस्ट पार्टिकल्स क्या होता है कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं हीट को। जितने भी गैसेस हैं वो हीट कर लेंगी खुद को। जब वो खुद को हीट कर लेंगी तो वो माहौल को गर्म बना के रखेंगी। पर जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे एटमॉस्फेयर की जो गैसेस हैं वो कम होती चली जाएंगी, है ना। तो देखा है सांस लेने में भी तकलीफ होती है, वो इसीलिए ही होती है क्योंकि जितने आप हाइट पर जाएंगे उतना ही एटमॉस्फेयर की जो गैसेस होंगी वो कम होती चली जाएंगी। जब गैसेस कम हो जाएंगी तो वो हीट भी कम एब्जॉर्ब करेंगी, और जब वो हीट एब्जॉर्ब कम करेंगी तो फिर वहाँ का जो माहौल है, वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ का जो वेदर है वो ठंडा बना रहेगा। दूसरा एक है रीजन डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी कि आप समुद्र से कितनी दूरी पर हैं। सी हैज़ अ मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। प्लेसेस नियर द सी आर नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। तो सी के पास जितनी भी जगह होती है ना ही वो ज़्यादा ठंडी होती है ना ही वो ज़्यादा गर्म होती है। This is due to the land breeze and sea breeze. Land heats up and cools down faster than the sea. तो ज़मीन गर्म होती है और बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। During the day the land is warmer than the sea. अब होता क्या है देखिए, ये है हमारी सी, ये है हमारी लैंड। अब लैंड क्या है कि जितनी ज़्यादा गर्म जल्दी होती है उतनी ही जल्दी ठंडी भी हो जाती है। ओके, ये जितनी ज़्यादा ठंडी गर्म जितनी होगी उतनी ज़्यादा ठंडी जल्दी हो जाएगी। ड्यूरिंग द डे द लैंड इज़ वार्मर। अब देखो ये तो वार्मर है यानी कि ये हॉट है, मैं इसको एच लिख देती हूँ भाई, दिन के समय में ये हॉट है। ओके, द लैंड इज़ वार्मर देन द सी, ये ज़्यादा हॉट है और ये कम हॉट है, यानी कि जो आपकी लैंड है वो ज़्यादा हॉट है और मैं छोटा सा एच बनाती हूँ, यानी कि जो आपका सी का पानी है वो कम गर्म है। द एयर ओवर द लैंड इज़ हॉट एंड बिकम्स लाइटर एंड राइजेज। होता क्या है कि जैसे जैसे हवा गर्म होती है वैसे वैसे वो हल्की होती चली जाती है। तो भाई लैंड गर्म है, ज़मीन गर्म है, तो ज़मीन के कांटेक्ट में जो एयर आ रही होगी वो भी गर्म हो जाएगी और वो उठने लग जाएगी, यानी कि वो ऐसे करके उठने लग जाएगी। भाई मैं आपको इसमें बताती हूँ, देखो ये लैंड है, यहाँ पर ऐसे करके हवा चल रही है। अब ये अगर गर्म हो जाएगी तो ये ऊपर चली जाएगी, ठीक है, ये यहाँ से हट के ऊपर चली जाएगी। ये पहले नीचे हो रही थी पर फिर अब ये गर्म होकर ऊपर चली गई। दिस कॉजेज द कूल एयर फ्रॉम सी टू टेक इट्स प्लेस, दिस इज कॉल्ड सी ब्रीज। अब होगा क्या भाई, यहाँ पे जगह हो गई, देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्वेश्चन मार्क का मतलब यहाँ तो एयर नहीं रही। अब क्या होगा, इस एयर की जगह को घेरने के लिए यहाँ से एयर चलना शुरू होगी। ओके, यहाँ से एयर चलना शुरू होगी, तो इसको हम बोलते हैं सी ब्रीज। At night, the sea is warmer than land. Warm air over the sea becomes lighter and rises. This causes the cool air from the land to take its place. अब सेम लैंड ब्रीज में होगा। लैंड ब्रीज में क्या होगा
कि आपका जो रात है वहाँ पर जो गर्म हुआ पूरे दिन पानी, वो रात को भी गर्म बना रहेगा, पर ज़मीन ठंडी हो जाएगी। जब पानी गर्म बना रहेगा तो पानी गर्म पानी के ऊपर की जो एयर होगी वो भी गर्म होगी, तो वो कहाँ बहेगी? ऊपर ऊपर हो जाएगी। भाई जब गर्म हो जाएगी, सी के ऊपर का जो एयर है वो गर्म हो जाएगी तो वो ऊपर हो जाएगी, और वहाँ की एयर को ऑक्यूपाई करने के लिए लैंड की तरफ से ब्रीज चलेगी, उसको हम बोलेंगे लैंड ब्रीज। ओके, sea breeze and land breeze cause maritime and oceanic climate in places near the sea. Places that are far from the sea have extreme temperatures and thus experience continental climate. Now winds, हवाएं किस तरीके से टेम्परेचर को चेंज करती हैं? Winds also have an impact on the climate of a place. The warm winds raise the temperature of a place, whereas the cold winds lower the temperature of a place. भाई अच्छा ठंडी हवाएं चलेंगी, ठंडी हवाएं चलेंगी, सर्दियों में देखा है ठंडी हवाएं चलती हैं तो वो मौसम को और ठंडा कर देती हैं, है ना। जैसे कि सर्दियां शुरू हो गई हैं, अब तो सर्दियां शुरू हो गई हैं, चलिए ठीक है, अब धीरे धीरे हवाएं होंगी, जितनी ज़्यादा ठंडी हवाएं चलेंगी उतनी ही ज़्यादा सर्दी बढ़ जाएगी। गर्मियों में देखो, गर्मी होती है ठीक है, पर जिस दिन लू चल जाए यानी गर्म हवाएं चल जाए तो कितनी गर्मी हो जाती है। नाउ ओशियन करेंट्स, वार्म ओशन करेंट्स इंक्रीज द टेम्परेचर वाइल कोल्ड ओशन करेंट्स डिक्रीज द टेम्परेचर। भाई अगर ओशन करेंट्स आपके गर्म होंगे तो वो टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, भाई गर्म होगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और ओशन करेंट्स अगर ठंडे होंगे, उनका टेम्परेचर कम होगा तो फिर वो टेम्परेचर को भी कम कर देंगे। Other factors like slope of land, relief, clouds, soil and vegetation cover also influence the temperature of a place. Now measurement of temperature, हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं कि कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, पर हमें पता कैसे चलता है एग्जैक्टली क्या 30 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर। इसके अलावा सर्दियों में कई बार 16, 17, 18 तक पहुंच जाता है टेम्परेचर, गर्मियों में 45 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। तो इस तरीके से हमें टेम्परेचर के बारे में कैसे पता चलता है? पता चलता है हमें टेम्परेचर को मेज़र करके। So the instrument used to measure the temperature of air is called a thermometer. तो हम कैसे नापते हैं किसी भी जगह के टेम्परेचर को? थर्मोमीटर से। इवन हमें फीवर आ जाता है तो भी हम थर्मोमीटर से ही अपना टेम्परेचर लेते हैं। The temperature of air is measured in degrees. The scales used to measure temperature are Fahrenheit और Celsius scale. तो दो तरीके से हम मेज़र करते हैं टेम्परेचर को, एक तो डिग्री सेल्सियस में और एक फ़ारेनहाइट में। In India mostly the Celsius scale is used. ऑन दिस स्केल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इसको अंडरलाइन करिएगा कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस और फ्रीजिंग पॉइंट होगा 0 डिग्री सेल्सियस। ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल दीज पॉइंट्स आर, यानी कि इसमें हो जाएगा आपका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और आपका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। नाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर हैज़ वेट विच एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन एवरीथिंग ऑन द अर्थ सरफेस। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि हमारे ऊपर भी अगर प्रेशर है तो वो एयर का है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर अर्थ से चिपके हुए हैं, अर्थ पर चल पा रहे हैं, तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस जो हमारे ऊपर अर्थ का जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर पड़ता है, दिस इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो एटमॉस्फेयर की गैसेज हैं, एटमॉस्फेयर है जो हम पर प्रेशर डालता है ऊपर से, इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। It is defined as the force exerted by a column of air due to its weight on the surface of the earth. Atmospheric pressure is measured by instrument called a barometer. तो हम कैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र कर सकते हैं? बैरोमीटर से। The unit in which air pressure is measured is called millibars. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं थर्मोमीटर से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र करते हैं बैरोमीटर से, और इसको हम मेज़र करते हैं मिलीबार्स में। जैसे थर्मोमीटर से हम मेज़र करते हैं डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में, इसी तरीके से बैरोमीटर में हम एटमॉस्फेरिक को मेज़र करते हैं मिलीबार्स में। अब फैक्टर्स क्या क्या होते हैं जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी चेंज होता रहता है? सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर, इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट अफेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर सच एज ऑल्टीट्यूड, टेम्परेचर एंड द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर। तो एक एक करके हम पढ़ लेते हैं कि किस किस तरीके से ये जो एल्टीट्यूड, टेम्परेचर और वाटर वेपर है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेंज करता रहता है, बदलता रहता है एक जगह से दूसरी जगह में। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑल्टीट्यूड। एयर प्रेशर इज़ द हाईएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीजेज विद हाइट। डेंसर एयर इज हैवी एंड एक्सर्ट्स ग्रेटर प्रेशर। लाइटर एयर राइजेज अप
rises up and expands. It is less dense and exerts less pressure. तो जितना ज़्यादा आप हाइट पर होंगे उतना ही एयर प्रेशर कम होगा, यानी कि जितना ज़्यादा आप ऊंचाई पे जाते जाएंगे वहाँ उतनी ही एयर कम होगी और उसका प्रेशर भी कम होगा। जबकि जितना ज़्यादा आप सी लेवल के पास आते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो एयर प्रेशर है वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आपका जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो डेंस होती चली जाती है। नाउ टेम्परेचर, विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर एयर एक्सपेंड्स एंड बिकम्स लाइट एंड सब्सिक्वेंटली लेस डेंस। होता क्या है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा गैस उतनी गर्म होंगी, और जितनी ज़्यादा गैस गर्म होंगी वो उतनी ही एक दूसरे से दूर जाती जाएंगी और ऊपर बढ़ती चली जाएंगी, यानी कि ऊपर उठती चली जाएंगी, क्योंकि गर्म गैस हल्की होती है तो वो ऊपर चली जाती है। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा वो जो राइज कर जाएगी जो एयर होगी। लाइट एयर एक्सर्ट्स लेस प्रेशर, ऑन द अदर हैंड कोल्ड एयर इज डेंस एंड हैवियर। तो जितनी ज़्यादा गर्म होगी एयर उतना ही कम प्रेशर लगाएगी, और जितनी ज़्यादा ठंडी एयर होगी वो उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगाएगी। नाउ वाटर वेपर, एयर विच हैज़ वाटर वेपर इज़ लाइटर देन द एयर विच हैज़ लिटिल और नो वाटर वेपर। तो जिस हवा के अंदर वाटर वेपर होंगे वो कम प्रेशर लगाएगी, और जिसके अंदर वाटर वेपर नहीं होंगे वो ज़्यादा प्रेशर लगाएगी। Therefore, moist air exerts less pressure than dry air. Now, pressure belts. अब हमारी अर्थ को प्रेशर बेल्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पूरी अर्थ पर चेंज होता रहता है, अलग अलग है। The atmospheric pressure is not the same all over the globe. It varies from place to place. It is greatly modified by the rotation of the earth. और उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं क्योंकि हमारी अर्थ रोटेट करती है, तो उसकी वजह से भी हवा में चेंजेस आते हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी चेंज आ जाते हैं। देयर आर 4 मेजर प्रेशर बेल्ट्स ऑन द अर्थ। 4 मेजर प्रेशर बेल्ट्स हैं हमारे अर्थ पर। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, देखिए इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ओके। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये देखिए सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। उसके बाद सब पोलर और उसके बाद पोलर, ओके। आप सबसे पहले ये जो जितनी भी दी हुई है ना, ये वाला जो दिया हुआ है इसको आप अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखिएगा, इनकी डिग्री ज़रूर लिखिएगा। डिग्रीज़ का मतलब ये डिग्री एस क्यों है, डिग्री एन क्यों है, ये मैं आपको पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जो हमारा लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाला चैप्टर था उसको देख लीजिएगा, उससे आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगा। These pressure belts are not permanent. They keep shifting northwards or southwards with the movement of the sun by 10 degree. Okay, now winds. Air moves in the horizontal as well as vertical direction. Air that moves in the horizontal direction are called wind. तो horizontal direction में जो wind move करती है उसको हम बोलते हैं, जो air move करती है उसको हम बोलते हैं wind. The vertical movement of the air is called air current. और जो vertical movement होता है उसको हम बोलते हैं एयर करेंट। एयर ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज। तो हाई प्रेशर एरियाज से लो प्रेशर एरियाज में जो विंड है, एयर है, वो मूव करती है। ऐसा क्यों होता है भाई? जहाँ कम हवा होगी वहीं पर तो ज़्यादा हवा आएगी, तो ज़्यादा हवा से कम हवा वाले एरिया में जो एयर है वो जाती है। द डायरेक्शन ऑफ द विंड इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द विंड वेन। तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि हवा किस डायरेक्शन में चल रही है? इसके लिए इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे टेम्परेचर के लिए हो गया आपका थर्मोमीटर, एयर प्रेशर के लिए हो गया बैरोमीटर, इसी तरीके से आपका विंड का डायरेक्शन जानने के लिए हो गया विंड वेन। कितनी स्पीड से चल रही है, कितनी स्पीड से विंड चल रही है, ये हम पता कर सकते हैं एनीमोमीटर से। विंड्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। 4 टाइप की होती है आपकी जो विंड्स हैं। प्लानिटरी विंड्स, पीरियोडिक विंड्स, लोकल विंड्स एंड वेरिएबल विंड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लानिटरी विंड्स की। विंड्स दैट ब्लो कॉन्स्टेंटली इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन आर कॉल्ड प्लानिटरी विंड्स। तो ऐसी विंड जो लगातार एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं उनको हम बोलते हैं प्लानिटरी विंड्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड
प्रिवेलिंग और परमानेंट विंड्स, तो भाई क्योंकि एक ही डायरेक्शन में ज़्यादातर समय चलती हैं और कॉन्स्टेंटली चलती हैं, इसलिए हम इसको परमानेंट विंड्स भी बोलते हैं। These winds blow from high pressure regions to low pressure regions, तो ये कहाँ बहती हैं? ये हाई प्रेशर, मैंने आपको पहले भी बताया कि एयर मूव करेगी हाई प्रेशर से आपकी लो प्रेशर। The main types of planetary winds are trade winds, westerlies and the polar winds. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रेड विंड्स की। These winds blow from the subtropical high pressure belts to equatorial low pressure belts in both the hemisphere। तो देखिए सबसे पहले आपकी इसमें देखिए, इसमें आपको या इसमें अगर अच्छे से समझ नहीं आ रहा हो तो इस वाले को देखिएगा। इसमें हमने अच्छे तरीके से, ये देखिए, इसमें हमने अच्छे तरीके से बेल्ट्स को किया था एक्सप्लेन। तो देखिए ये कैसे मूव करती हैं, ये मूव करती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से। तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से कहाँ मूव करती है, ये देखिए, बेल्ट्स टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट्स। तो यह जाती है आपकी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट्स तक, यहाँ तक पहुँचती हैं दोनों ही हेमिस्फीयर में। भाई दो हेमिस्फीयर्स हैं हमारे पास, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक सदर्न हेमिस्फीयर। दोनों ही हेमिस्फीयर्स में आपको सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स नज़र आ रही हैं और ये मूव करती हैं नीचे से इक्वेटोरियल की तरफ, यानी यहाँ से जाएगी ये, यहाँ से जाएगी ये इधर और यहाँ से जाएगी ये इधर। यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएगी और वहाँ से ये नीचे की तरफ इक्वेटोरियल रीजन की तरफ आएगी। तो ये हो गई आपकी ट्रेड विंड्स। इस तरीके से आप वेस्टर्लीज और पोलर विंड्स को भी उस वाले डायग्राम पर आप देखिएगा। These winds blow from the subtropical high pressure belts to the subpolar low pressure belts in both the hemispheres. They blow from the southwest in the northern hemisphere and the northwest in the southern hemisphere. तो जैसे कि मैंने आपको ट्रेड विंड उस वाले डायग्राम में करके दिखाया था, ऐसे ही आप वेस्टर्लीज को भी उसमें करके देखेंगे। Now polar winds. These winds blow from polar high pressure belts to the subpolar low pressure belts in both the hemispheres. They blow from the northeast in the northern hemisphere and from the southeast in the southern hemisphere. Now periodic winds. The winds that change their direction periodically are called periodic winds. तो periodic wind ऐसी winds यानी कि जो थोड़े थोड़े समय पे अपने डायरेक्शन को चेंज करती रहती हैं। They are caused by unequal heating and cooling of the surface of the earth and difference in atmospheric pressure. ये क्यों बहती हैं ये हवाएं, periodic winds क्यों बहती हैं? ये बहती हैं आपकी एक तो जो हमारी अर्थ है वो अनइक्वल तरीके से हीट होती है, यानी कि बराबर तरीके से हीट नहीं होती है, कहीं से ज़्यादा हीट होती है, कहीं से कम हीट होती है। जैसा कि हमने हीट जोन्स पढ़े थे कि फ्रिजिड जोन में बिल्कुल भी हीट नहीं होती है ना, और टेम्परेट जो आपका टॉरिड जोन होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। Monsoon winds and land and sea breeze are examples of periodic winds. Now local winds. These winds blow over small areas for a short time. Most of these winds are seasonal winds. ये होती हैं seasonal winds, जैसे कि गर्मियों में हमारे यहाँ चलती है लू, चिनूक चलती है आपकी नॉर्थ अमेरिका में और फैन चलती है आपकी यूरोप में। तो ये सीजनल होती हैं, ये घटती बढ़ती रहती हैं सीज़न के हिसाब से। Now variable winds. We'll talk about variable winds. Cyclones and anticyclones are examples of variable winds. A cyclone is an area of low pressure surrounded by high pressure. तो साइक्लोन एक ऐसा एरिया होता है जो लो प्रेशर होता है पर उसके आसपास का जो एरिया होता है दैट इज़ हाई प्रेशर। स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो इन अ स्पाइरल मोशन अराउंड द सेंटर। ये आपने टीवीज़ या फोटोज़ में देखा होगा, इस तरीके से जो चलता है ना, बीच में लो प्रेशर रहता है और उसके आसपास हाई प्रेशर रहता है। A cyclone brings with it heavy rainfall, causing a lot of damage to the area. तो जब भी साइक्लोन आता है अपने संग तूफान लाता है, बारिश लाता है और काफ़ी नुकसान पहुंचाता है उस एरिया को जिस एरिया में साइक्लोन आता है। An anticyclone is a high pressure area surrounded by low pressure. देखो साइक्लोन में तो था बीच में, जैसे ये स्पाइरल चल रहा है, ये ऐसे ऐसे करके, ठीक है, तो ये ऐसे चलने की बजाय ये यूं चलता है। आपने देखा होगा उसमें टीवीज़ में दिखाते हैं, इवन कार्टून्स में भी शो करते हैं।
तो साइक्लोन्स के अंदर तो बीच में लो प्रेशर रहता है, उसके आसपास हाई प्रेशर रहता है। एंटी साइक्लोन में बीच में हाई प्रेशर रहता है और आसपास लो प्रेशर रहता है। Gentle winds blow out in all directions from the center in the spiral motion. The anticyclone brings fine weather and clear sky. वो जो साइक्लोन है तो अपने साथ बारिश लाता है, तूफान लाता है, डैमेज लाता है, जबकि ये काफ़ी अच्छी हवाएं चलती हैं और आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है। Now humidity. Humidity is defined as the amount of water vapor present in the air. तो ह्यूमिडिटी है कि हमारे जो मौसम है, जो हमारी हवा है, उसमें नमी कितनी है, यानी कि वाटर वेपर कितने हैं। वाटर वेपर present in air varies from time to time and from place to place. Water vapor present in the atmosphere comes from the evaporation of water bodies. तो वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में आते कैसे हैं? वाटर वेपर हमारी एटमॉस्फेयर में आते हैं, जो वाटर बॉडीज़ है उसमें से जो पानी इवेपोरेट होता है वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है और वो हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है। इट इज़ क्लोजली related to temperature. If the temperature is high, the rate of evaporation will be more and humidity will be high. तो जो हमारा वाटर वेपर कन्वर्ट हुए थे ड्रॉपलेट्स में से वो इवेपोरेशन से हुए। इवेपोरेशन से कैसे हुए भाई? जब गर्मी होगी तो पानी गैस में कन्वर्ट होगा, यानी वाटर वेपर बनेंगे उसके। तो जितनी ज़्यादा गर्मी उतना ही ज़्यादा वाटर वेपर। लाइकवाइज लो टेम्परेचर विल रिजल्ट इन लो ह्यूमिडिटी। जबकि अगर टेम्परेचर कम होगा तो गर्मी कम होगी, गर्मी कम होगी तो जो पानी है वो कम गर्म होगा और उसके अंदर से वाटर वेपर कम निकलेंगे। तो जितनी ज़्यादा ठंड उतना ही कम वाटर वेपर। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी इज कॉल्ड अ हाइग्रोमीटर. The actual amount of water vapor in the given volume of air at a given temperature is known as absolute humidity. It is measured in grams per cubic meter. We'll talk about condensation. When moist air rises upwards, it cools and water vapor present in it changes to water. होता क्या है कि जो गर्म हवा होती है जब वो ऊपर जाती है और वो ठंडे एरिया में चली जाती है तो वो ठंडी हो जाती है और वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. द टेम्परेचर एट विच कंडेंसेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट. तो ऐसा टेम्परेचर जिसमें जो आपका कंडेंसेशन होता है उसको हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट. द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन आर एज फॉलोज. तो अलग अलग तरीके से कंडेंसेशन होता है, जैसे कि सबसे पहले तो बादल बनेंगे. दे आर फॉर्म्ड व्हेन वाटर वेपर इन द एयर कंडेंसेज अराउंड डस्ट पार्टिकल्स इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. When these droplets of water come together, clouds are formed. तो ये जो वाटर वेपर ऊपर गए और ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गए, ये ड्रॉपलेट्स जब आपस में जुड़ जाती हैं, मिल जाती हैं, तो ये बनाती हैं बादल यानी कि क्लाउड्स. दूसरा है आपका देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लाउड्स बेस्ड ऑन देयर शेप एंड हाइट एट विच दे आर फॉर्म्ड. साइरस, क्यूमुलस एंड स्ट्रेटस. ये 3 टाइप के क्लाउड्स होते हैं जो हम आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे कि क्लाउड भी जो हमें बादल भी दिखते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं, उनके भी अलग अलग टाइप होते हैं. नाउ विल टॉक अबाउट ड्यू. इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन मॉइस्ट एयर कम्स इनटू कॉन्टैक्ट विद कोल्ड सरफेस लाइक द लीव्स ऑफ प्लांट्स एंड कंडेंसेस इनटू ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. तो ये बिल्कुल उसकी तरह है जैसे कि आपका ओस होती है. ओस होती है, ओस से ड्रॉपलेट्स कन्वर्ट हो जाती हैं, ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं. सो दिस इज ड्यू. Now frost. When the temperature drops below the freezing point, dew or water vapor condenses to form ice crystals called frost. यानी कि बर्फ़ जो गिरती है, जम जाती है. यानी कि ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं हमारे इन्वायरमेंट में, जब ये ज़्यादा ठंड की वजह से जम जाती हैं तो हम इनको बोलते हैं फ्रॉस्ट. Now fog. When condensation takes place at the lower layers of the atmosphere, close to land or above water bodies, fog is formed. यानी कि fog मतलब कोहरा. Now precipitation. When small water droplets join together, they grow in size until they become too heavy to float in the air and start falling down. तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो तब तक आसमान में बादल बनकर रहती हैं जब तक कि बादल इतना भारी ना हो जाए कि वो बरसने ना लगे. This process is called precipitation. The main forms of precipitation are rain, snow, sleet and hail.
द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर रेनफॉल इज कॉल्ड अ रेन गेज। तो हर बार आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा कि आज जो इस मौसम में 10 सेंटीमीटर बारिश हुई है, इतने mm बारिश हुई है, इतने cm बारिश हुई है। तो हम बारिश को मेज़र कैसे करते हैं? हम बारिश को मेज़र करते हैं रेन गेज की हेल्प से। देयर आर 3 ways in which rainfall occurs: conventional rainfall, orographic rainfall and cyclonic rainfall. First we will talk about conventional rainfall. Air near the surface of the earth gets heated and rises in the form of air current. होता क्या है कि जितनी एयर जो सरफेस के कांटेक्ट में होती है वो गर्म हो जाती है, हीट हो जाती है और वो ऊपर चली जाती है। When this warm and moist air reaches higher up, it expands and loses heat. पर जब ये जो गर्म हवा है ये ऊपर जाती है तो ये ठंडी हो जाती है और अपनी गर्मी को ख़त्म कर देती है, ठंडी हो जाती है। भाई जितना ज़्यादा ऊंचा जाएगी एयर उतना, आपने पढ़ा था ना ऑल्टीट्यूड, जितनी ऊंचाई पर जाएंगे उतनी ज़्यादा ठंड होती जाएगी। तो जो गर्म एयर है जब वो ऊपर जाती जाएगी तो वो भी ठंडी हो जाएगी। द वाटर वेपर इन द एयर कंडेंसेस एंड क्यूमुलस क्लाउड्स आर फॉर्म। जब ये वाटर वेपर कंडेंस हो जाएंगे, ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे वाटर वेपर, तो ये आपके क्यूमुलस क्लाउड्स बनाएंगे। These clouds cause heavy rainfall that is accompanied by thunder and lightning. तो क्यूमुलस क्लाउड जब बरसना शुरू करेंगे, जब वो बरसेंगे, जब वो भारी हो जाएंगे, जब उनसे बारिश आएगी तो उनके अंदर गर्जन होगी। गर्जन मतलब थंडर, सुना है ना, गड़गड़ाहट होती है, काफ़ी तेज़ आवाज़ होती है। तो बारिश होते समय जो आवाज़ होती है और बिजली चमकती है। दिस इज़ कन्वेंशनल रेनफॉल एंड इज़ एक्सपीरियंस्ड इन द इक्वेटोरियल रीजन। तो ये इक्वेटोरियल रीजन में ज़्यादा आती है। नाउ ऑरोग्राफिक रेनफॉल, when a mountain or a hill comes in the path of moisture laden winds, the wind moves up and in the process the moisture cools and condensation and precipitation take place. होता क्या है कि मॉइस्ट एयर चल रही है, मतलब काफ़ी भारी है वो एयर और वो चली जा रही है, बह रही है, पर उसके रास्ते में माउंटेन आ गया या हिल आ गया। द मॉइस्चर कूल्स एंड कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस। इस कंडीशन में वहीं की वहीं वो कंडेंसेशन हो जाएगा और प्रेसिपिटेशन हो जाएगा और बरस पड़ेंगे। दिस इज कॉल्ड ऑरोग्राफिक और रिलीफ रेनफॉल। Precipitation is more on the windward side of the hill than on the leeward side. Now cyclonic rainfall. In a cyclone, winds from all sides blow towards the center, causing different air masses to meet. As cold air is denser, it remains near the ground, whereas the warm air rises. तो साइक्लोनिक रेनफॉल में क्या होता है कि हर तरफ से हवाएं आती हैं, ठंडी हवाएं भी आती हैं और गर्म हवाएं भी आती हैं। जो गर्म हवाएं होती हैं वो हल्की होती हैं, इसीलिए वो ऊपर चली जाती हैं। द राइजिंग वार्म एयर कूल्स एंड कंडेंसेशन टेक्स प्लेस। जब ये ऊपर जाती हैं तो कंडेंसेशन होता है जिसकी वजह से बारिश होती है। दिस टाइप ऑफ रेनफॉल इज मोस्टली सीन इन द ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स। नाउ वी हैव completed with this chapter. This is a case study. You have to do this case study. If you have any doubt, let me know. We will discuss your doubt on the WhatsApp group as well as on phone. Okay, so you can contact me for your doubt. Soon you will be provided with the question answers of this chapter. Till then, bye.